बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द यंग डॉक्टर्स। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने कंटिन्यूशन करनी है प्रोटीन सिंथेसिस की। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्रोटीन की वो जो कोडिंग रीजन्स होते हैं, जेनेटिक कोड के बारे में हमने पढ़ा था। देन हमने पढ़ा था कि ट्रांसलेशन में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होती हैं, लाइक ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में पढ़ा था, मैसेंजर आरएनए के पढ़ा था, और डिफरेंट जो चीज़ें थी रिक्वायर्ड थी हमारे पास ट्रांसलेशन में, वो हमने पढ़ी थी। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का हमारा पहला जो एलओ है वो है हमारे पास कोडिंग, कोडोन रिकॉग्निशन बाय ट्रांसफर आरएनए। देन हमारे पास है कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिस तरह जिसने ट्रांसलेशन करानी है वो पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे कि को एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की एक प्रोटीन बन गई है, उसकी मॉडिफिकेशन किस तरह होगी वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कोडोन रिकॉग्निशन बाय ट्रांसफर आरएनए, कि एक ट्रांसफर आरएनए है वो किस तरह उस कोडोन को रिकॉग्नाइज करेगा। तो पहला उसमें पॉइंट है कि एंटी पैरेलल बाइंडिंग बिटवीन कोडोन एंड एंटी कोडोन। कोडोन वो है जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए पे सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड बेसिस का, उसको हम कोडोन कह रहे हैं। और जो हमारे पास उसके एंटी पैरेलल सीक्वेंस है हमारे पास ट्रांसफर आरएनए के ऊपर, उसको हम कह रहे हैं एंटी कोडोन। तो एंटी पैरेलल इस तरह होगा कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो हमारे पास होगा हम रीड करेंगे मैसेंजर आरएनए को, जबकि जो ट्रांसफर आरएनए होगा उसका इधर देखें 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, जबकि ऊपर जो ट्रांसफर आरएनए लगा हुआ है वो हमारे पास 5 प्राइम, मतलब जिस साइड पे मैसेंजर आरएनए का 3 पॉइंट है, 3 एंड है, उधर हमारे पास ट्रांसफर आरएनए का 5 प्राइम एंड है। इस तरह जिस साइड पे हमारे पास मैसेंजर आरएनए का 5 प्राइम एंड है उधर हमारे पास ट्रांसफर आरएनए का 3 प्राइम एंड है। तो इस तरह ये क्या है कि एंटी पैरेलल आपस में क्या होते हैं, इन्होंने क्या होता है कि एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करना होता है। तो पहला ये हो गया। देन हमारे पास आता है कि वोबल हाइपोथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये भी। वोबल हाइपोथेसिस क्या है? वोबल हाइपोथेसिस ये है कि जो हमारे पास जेनेटिक कोड है, जो 3 कोडोन्स, जो 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडोन बनाते हैं, उसकी जो पहली 2 बेसेस है, लाइक देखें अगर सपोज ये है AUG, हमारे पास जो स्टार्ट कोडोन है, इसकी जो पहली 2 बेसेस है ना, ये हमारे पास क्या होती है, फिक्स होती हैं, जबकि जो थर्ड बेस होती है ना वो चेंज होती रहती है। अब ये स्टार्ट कोडोन है, हमारी बॉडी में 61 टाइप्स के हमारे पास क्या बनते हैं, कोडोन बनते हैं, जबकि हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं 20। और इस 61 कोडोन्स को कैरी करने के लिए हमारे पास जो ह्यूमंस में है, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 50 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए हमारे पास मौजूद हैं। तो अब ऊपर जो हमारे पास कोडोन है वो किस तरह रेगुलेट होते हैं, अगर वो कोई कोडोन आ गया तो उसको किस तरह ट्रांसफर आरएनए उधर आके लगेगा। तो ये जो थर्ड बेस होती है ना, ये होती है, ये वोबल करती रहती है। वोबल मीन कि चेंज होती रहती है। अब इसकी जगह कोई और चीज़ आके लगेगी, वो सेम अमाइनो एसिड को अगर कोड कर रही है तो ठीक हो गया, वो हमारे पास क्या हो गया, वोबल कर रही है कि एक न्यूक्लियोटाइड का हमने बेस को, आखिरी वाली जो बेस है उसको चेंज किया, तो क्या हुआ कि एक नया सीक्वेंस बना, लेकिन उस ट्रांसफर आरएनए का वो एक सीक्वेंस चेंज करने की वजह से उसके बाकी स्ट्रक्चर पे या उसके जो उसने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो उसने अमाइनो एसिड कैरी किया उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस हाइपोथेसिस को कहते हैं वोबल हाइपोथेसिस। इसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास 61 जेनेटिक कोड जो हमारे पास कोडोन्स हैं उनको कोड करने के लिए हमारे पास कम से कम, मतलब कि थोड़े से हमारे पास ट्रांसफर आरएनए मौजूद हों, तो वो क्या होते हैं कि उन सारे जेनेटिक कोड्स को ये क्या करते हैं, कोड कर लेते हैं। ये हो गया वोबल हाइपोथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देन आते हैं कि ट्रांसलेशन में वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, कि ट्रांसलेशन में हमारे पास किस तरह होती है। ट्रांसलेशन को हम बेसिकली कहते हैं कि कन्वर्जन ऑफ मैसेंजर आरएनए का जेनेटिक मटेरियल, उसको किधर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, या उसको प्रेजेंट करना, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स उसको प्रेजेंट करना, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्टेरोनिक जो टाइप होती है, मतलब कि ट्रांसलेशन होती है। पॉलीसिस्टेरोनिक का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो हमारे पास प्रोकैरियोट्स में होती है। जबकि यूकैरियोट्स में क्या होती है कि मोनोसिस्टेरोनिक होती है। मोनोसिस्टेरोनिक का मतलब ये है कि हमारे पास एक ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी, वही हमारे पास क्या होगी, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स हमारे पास कोड होगी। फिर जो ट्रांसलेशन है उसके बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 इज इनिशिएशन, देन एलोंगेशन, एंड थर्ड इज द टर्मिनेशन। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। इनिशिएशन मतलब कि स्टार्ट होना, कि हमारे पास ट्रांसलेशन स्टार्ट कैसे होगी। स्टार्ट होने से पहले हमारे पास वो क्या क्या चीज़ें जो इनिशिएशन को हमारे पास स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी हैं।
2 राइबोसोमल सब यूनिट, 1 स्मॉलर सब यूनिट और 1 लार्जर सब यूनिट, वो हमें चाहिए। देन हमारे पास मैसेंजर आरएनए चाहिए जिसकी कोडिंग करनी है। देन हमें चाहिए अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स को क्या कराता है, ट्रांसफर आरएनए के साथ बाउंड कराता है। देन हमें चाहिए एटीपी या जीटीपी चाहिए एनर्जी। यूकेरियोट्स में हमारे पास क्या चाहिए, एटीपी भी चाहिए होती है। देन हमारे पास चाहिए इनिशिएशन फैक्टर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इनिशिएशन फैक्टर्स है, वो साथ साथ मैं आपको बताता चलूँगा कि इनिशिएशन में कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास, फिर एलोंगेशन में कौन से हैं, यूकेरियोट्स में कौन से हैं, प्रोकैरियोट्स में कौन से हैं, थोड़ा थोड़ा उनमें डिफरेंस है वो आपको बताता चलूँगा। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास इनिशिएशन में हमें चाहिए होती हैं। देन आता है हमारे पास शाइन डेग्लरन सीक्वेंस। शाइन डेग्लरन सीक्वेंस क्या है, ये हमारे पास स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो कि हमारे पास प्रोकैरियोट स्पेसिफिकली केस में इकोलाई जो बैक्टीरिया है उसमें होता है। ये क्या सीक्वेंस है, इट इज अ प्यूरिन रिच सीक्वेंस है। इसमें क्या है, प्यूरिन रिच सीक्वेंस है विच इज लोकेटेड 6 to 10 बेसेज अपस्ट्रीम द इनिशिएशन कोडोन। इनिशिएशन कोडोन है हमारे पास AUG, इस AUG से 6 या 10 बेसेज ऊपर, मतलब नेगेटिव साइड पे हमारे पास स्पेसिफिक एक प्यूरिन रिच सीक्वेंस होता है, उसको हम कहते हैं शाइन डेग्लरन सीक्वेंस। ठीक हो गया। अब ये किस तरह, ये सीक्वेंस आ गया, ये हमारे पास किस तरह राइबोसोम में बाउंड करेगा। हमारे पास जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट होती है 30S, हमने पढ़ी थी 2 सब यूनिट 50S और 30S यूकेरियोट्स में, सॉरी प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में 30S एंड 50S। स्मॉलेस्ट सब यूनिट है 30S, उसका जो मैसेंजर, उसका जो RNA है 16S राइबोसोमल RNA, उसके 3 प्राइम एंड पे क्या होता है कि राइबोसोमल एंड जो RNA है उसका 3 प्राइम एंड, और जो हमारे पास मैसेंजर RNA है उसका 5 प्राइम एंड आपस में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सपोज अगर ये हमारे पास एक पड़ी हुई है राइबोसोम्स का स्मॉल सब यूनिट है, ये आया हमारे पास मैसेंजर RNA, ये इसका क्या है 3 प्राइम एंड है मैसेंजर RNA का, और ये इसका क्या है 5 प्राइम एंड है जो राइबोसोमल RNA है 16S राइबोसोमल RNA। तो जब ये यहाँ पे आता है ना, तो ये स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एंटी पैरेलल होते हैं। तो ये इसको रिकॉग्नाइज करके इसके साथ ये क्या होगा, स्मॉलर सब यूनिट बाइंड हो जाएगा। इस तरह जो है क्या होता है कि जो प्रोकैरियोट्स में स्पेसिफिकली बैक्टीरिया ई कोलाई में किस तरह हमारे पास जो मैसेंजर RNA है वो बाइंड हो रहा है। देन अगर हम बात करें यूकेरियोट्स की, तो यूकेरियोट्स में हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन होती है, एक 5 प्राइम कैप लगती है आके हमारे पास, तो 5 प्राइम कैप होती है हमारे पास यूकेरियोट्स में। ये क्या होती है कि 40S जो राइबोसोम्स है, अब राइबोसोम्स का डिफरेंस था, जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट थी यूकेरियोट्स की वो थी 40S और लार्जर थी हमारे पास 60S। तो जो स्मॉलर सब यूनिट है वो क्या, उसके सेम इसी तरह ही है कि 5 प्राइम एंड ऑफ द 40S राइबोसोम वो क्या करेगा हमारे पास, हाँ वो क्या करेगा कि मैसेंजर RNA को वो भी डिटेक्ट करेगा और उसके साथ आगे अटैच हो जाएगा। इस प्रोसेस में मेरे पास क्या चाहिए, इस प्रोसेस में चाहिए हमारे पास ATP रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP ब्रेक डाउन होगी, एनर्जी रिलीज करेगी, और ये क्या होगा यूकेरियोट्स में राइबोसोम अटैच हो जाएगा मैसेंजर RNA के साथ। फिर देन कुछ होती हैं कि कैप इंडिपेंडेंट इनिशिएशन होती है, कि कुछ मैसेंजर RNA ऐसे होते हैं जिनके ऊपर 5 प्राइम कैप नहीं लगी होती, तो वो भी आके क्या होता है, उनका भी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट होनी है, AUG कोडोन लगा हुआ है, वो क्या होता है कि राइबोसोम तब उस इनिशिएशन कोडोन के पास आगे जो है वो बाइंड होती है। जब कैप इंडिपेंडेंट, जब कैप ऊपर ना लगी हो, तो क्या होता है कि वो जो इनिशिएशन कोडोन है उसके पास आके राइबोसोम लग जाएगी। ठीक हो गया, ये हो गया इनिशिएशन कि किस तरह हमारे पास इनिशिएट हो रहा है। फिर होता है इनिशिएशन कोडोन, कि वो कौन सा कोडोन है जो इनिशिएट कर रहा है, तो वो हमारे पास कोडोन होता है AUG जो कि कोड करता है मैथियोनिन को, और ये होता है हमारे पास इनिशिएशन कोडोन। फिर अब प्रोकैरियोट्स में होता है हमारे पास इनिशिएशन फैक्टर 2 GTP, और यूकेरियोट्स में होता है इनिशिएशन फैक्टर 2 GTP यूकेरियोट्स में। ये दो जो फैक्टर्स हैं ये हमारे पास क्या कराते हैं, ये हमारे पास जो ट्रांसफर RNA है उसको राइबोसोम्स की तरफ क्या करते हैं, ब्रिंग ट्रांसफर RNA टुवर्ड द राइबोसोम, ये दो फैक्टर्स। ठीक हो गया। देन जो होता है हमारे पास ट्रांसफर RNA, वो होता है जब उसकी ऊपर अमाइनो एसिड ट्रांसफर RNA हमारे पास जो एंजाइम है वो लगता है, तो वो उसके क्या कराता है,
पहले अमाइनो एसिड जो ट्रांसफर आरएनए था वो अनचार्ज था। जब उसके ऊपर अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए आके लगा, उसने उसको किस में कन्वर्ट करा दिया, चार्ड अमाइनो एसिड में। मतलब कि ये था कि उसके ऊपर क्या कर दिया, अमाइनो एसिड को ऐड करा दिया, तो वो क्या बन गया, हमारे पास चार्ज ट्रांसफर आरएनए बन गया। अब ये जो चार्ज ट्रांसफर आरएनए है, ये आके हमारे पास किस साइड पे लगेगा, पी साइड पे लगेगा। मैंने आपको बताया था कि 3 साइड थी हमारे पास, जो लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम्स का, उसके ऊपर 3 सब यूनिट थी। ए साइड जिस जहाँ से एंट्री होनी है, पी साइड जहाँ पे पेप्टाइडाइल फॉर्मेशन होनी है कि पेप्टाइड बॉन्ड ने बनना है, एंड थर्ड थी हमारे पास एम्प्टी साइड, ई साइड, जहाँ से उन्होंने क्या होना है, एग्जिट होना है। तो जो हमारे पास चार्ज अमाइनो एसिड होगा जिसके ऊपर चार्ज ट्रांसफर आरएनए होगा जिसके ऊपर अमाइनो एसिड लगा होगा, वो आके कहाँ लगेगा, पी साइड पे लगेगा। अब बैक्टीरियाज और माइटोकॉन्ड्रियाज में क्या होता है कि बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि ये जो ट्रांसफर आरएनए है, इनिशिएशन कोडोन मेथियोनिन को कोड कर रहा है, ठीक है। इसकी क्या होती है, ट्रांसफॉर्माइलेज एंजाइम आके लगता है, तो इसकी क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेलेशन होती है। इसमें क्या होता है, फॉर्माइल ग्रुप ने ऐड होना होता है। तो ये जो जब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो मेथियोनिन चेंज हो जाता है एन फॉर्माइल मेथियोनिन। क्या होता है कि ट्रांसफर आरएनए के ऊपर ट्रांसफॉर्माइलेज एंजाइम आके लगता है, वो उसकी क्या करता है, उसके ऊपर उसमें फॉर्माइल ग्रुप को ऐड करा देता है। तो ये मेथियोनिन क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एन फॉर्माइल मेथियोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये मेथियोनिन कहाँ से, ये जो फॉर्माइल है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से आ रहा है। ठीक हो गया। बैक्टीरियाज और माइटोकॉन्ड्रियाज में एक ये स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा होता है कि किस तरह हमारे पास मेथियोनिन किधर कन्वर्ट हो रही है, एन फॉर्माइल मेथियोनिन में कन्वर्ट हो रही है। देन यूकैरियोट्स में क्या होता है कि यूकैरियोट्स में जो होता है कि ये वाला प्रोसेस नहीं होता, उसमें नॉन जो फॉर्माइल मेथियोनिन है वही होती है। फिर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या होता है कि मेथियोनिन ओकेजनली, ज़्यादातर क्या होती है कि बिफोर ट्रांसलेशन इज कंप्लीटेड वो क्या होती है, रिमूव हो जाती है। देन जब क्या हुआ कि जो AUG कोडोन आके लग गया, फिर क्या हुआ कि उसके ऊपर आके लार्जर सब यूनिट ने आके लग जाना है। स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर आके मैसेंजर आरएनए लगा, उसके ऊपर आके क्या हुआ, लार्जर सब यूनिट ने आके जो राइबोसोम्स का वो लग जाएगा। देन 2 और फैक्टर्स हैं, इनिशिएशन फैक्टर 3 और इनिशिएशन फैक्टर जो 3 है। एक हमारे पास है यूकैरियोट्स का और एक हमारे पास प्रोकैरियोट्स का। जो यूकैरियोट्स का उसके पहले छोटा ई लिखा हुआ है। इन दोनों जो फैक्टर्स हैं इनका काम क्या है, इन्होंने कराना है कि प्रिवेंट एसोसिएशन ऑफ सब यूनिट्स। जो सब यूनिट्स हैं उनकी एसोसिएशन को इन्होंने क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो ये था मतलब कि इनिशिएशन किस तरह हो रही है। अब इस डायग्राम में आ जाए, इनिशिएशन किस तरह हो रही है कि ये था हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट था, स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर आके हमारे पास ट्रांसफर आरएनए लग गया। उसने क्या किया कि ये जो हमारे पास स्टार्ट कोडोन था उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। देन जब नेक्स्ट होगा इसके ऊपर लार्जर सब यूनिट ने आके लग जाना है, और लार्जर सब यूनिट ने आके लगना है तो जो ट्रांसफर आरएनए वो हमारे पास कौन सी साइड पे होगा, पी साइड पे होगा। जो चार्ज ट्रांसफर आरएनए होगा वो पी साइड पे होगा। तो ये पूरा स्टेप है, ये हमारे पास हो गया इनिशिएशन। अब एक ड्रग है हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ड्रग है, ये हमारे पास क्या करती है, ये इनहिबिट कर देती है इनिशिएशन को। किस तरह इनहिबिट करती है कि ये हमारे पास यहाँ से इस जो ट्रांसफर आरएनए है और जो स्टार्ट कोडोन है उसको आपस में बाइंड ही नहीं होने देती। जब बाइंड नहीं होने देती तो यहाँ से क्या होता है, इनहिबिट हो जाती है ट्रांसफर आरएनए जो है वो। जब बाइंड ही नहीं होगा तो आगे ट्रांसलेशन फर्दर कैरी नहीं हो सकेगी। देन आते हैं कि इलोंगेशन। इलोंगेशन किस तरह होती है, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में फिर इलोंगेशन फैक्टर्स हैं। इलोंगेशन फैक्टर, ये 2 नाम आपने याद रखने हैं, इलोंगेशन फैक्टर TU-GTP और इलोंगेशन फैक्टर 1-अल्फा GTP। इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने जो नेक्स्ट अमाइनो एसिड है उसको आगे बाइंड कराना होता है A साइड पे, ठीक होता है। फिर जो P साइड है, जो इस पे हमारे पास पहला अमाइनो एसिड पहला ट्रांसफर आरएनए आके लगा हुआ था P साइड पे, उसके क्या होना है कि उसके जो कार्बोनाइल अल्फा कार्बोक्सिलिक अमाइनो एसिड है, सपोज मैं इधर आपको बना के दिखाता हूँ। ये था हमारे पास जो P साइट है, P साइट के ऊपर जो हमारे पास ट्रांसफर आरएनए था उसका जो अल्फा कार्बोक्सिलिक अमाइनो एसिड है वो, और जो A साइट है उसका अल्फा अमाइनो एसिड
जो अमाइनो ग्रुप है, अल्फा अमाइनो ग्रुप है जो अमाइनो एसिड का, ये क्या होंगे आपस में क्या बनाएंगे, एक लिंक बनाएंगे। इस लिंक को कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। और ये किस तरह बनेगा, ये बनेगा पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की मौजूदगी में बनेगा। क्या था कि जो पी साइड पे हमारे पास ट्रांसफर आ रहा नहीं था, उसके ऊपर जो अमाइनो एसिड था उसका अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और जो हमारे पास ए टर्मिनल पे अमाइनो ट्रांसफर आ रहा नहीं था, उसका जो अमाइनो ग्रुप था उसका अल्फा अमाइनो ग्रुप आपस में क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। वो किस तरह बॉन्ड बनाएगा, वो बनाएगा हमारे पास पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की मौजूदगी में। जब ये बॉन्ड बन जाएगा, इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट होगी ट्रांसपेप्टाइडेशन। ट्रांसपेप्टाइडेशन में ये होता है कि अब पी पे जो हमारे पास ट्रांसफर आ रहने था, उसके साथ ये बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, खत्म होगा। जो पी के ऊपर अमाइनो एसिड था, यहाँ देखें, ये हो गया हमारे पास कि दोनों आके लग गए। देन क्या हुआ कि पेप्टाइडाइल फॉर्मेशन हुई कि दोनों के अंदर से क्या हुआ, बॉन्ड बन गया। और यहाँ देखें, यहाँ पे इस जो ट्रांसफर आ रहने था, इसका बॉन्ड बना हुआ था इस मेथियोनिन के साथ। तो जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है, ट्रांसपेप्टाइडेशन किस तरह होती है कि ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम आके लगेगा यहाँ पे, और यहाँ से इस मेथियोनिन का इस जो ट्रांसफर आ रहने हैं इसके साथ से इसका क्या करेगा, बॉन्ड खत्म कर देगा, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा जो ए साइड पे हमारे पास ट्रांसफर आ रहने हैं उसके ऊपर। इसको कहते हैं पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज, पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेशन। देन क्या होता है कि हमारे पास फिर क्या होती है, ट्रांसलोकेशन होती है। ट्रांसलोकेशन मतलब कि अब एक हमारे पास लगा था पी साइड पे, एक लगा था ए साइड पे। अब जो पी साइड वाला है ना, उस पी साइड वाले ने ए साइड आगे जो ई साइड है, ई साइड वाले की तरफ मूव करना है, और जो ए वाला था उसने पी पे मूव करना है। ट्रांसलोकेशन मतलब कि अपनी जगह से लोकेट होके आगे की तरफ मूव करना है। तो उसके लिए हमारे पास दो हमारे पास इनिशिएशन फैक्टर हैं, जो सॉरी इलोंगेशन फैक्टर हैं, इलोंगेशन फैक्टर जी जीटीपी और इलोंगेशन फैक्टर 2 जीटीपी। ये हमारे पास दो फैक्टर हैं जो क्या करा रहे हैं, हमारे पास ट्रांसलोकेशन करा रहे हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या था कि हमारे पास एक और ट्रांसफर आ रहा है आके लग रहा था। फिर उनकी क्या हो रही है, ट्रांसपेप्टाइडेशन हो रही है कि मेथियोनिन का अपने ट्रांसफर आ रहने के साथ से बॉन्ड खत्म हो रहा है, और जो दूसरा नया ए साइड पे आके ट्रांसफर आ रहने लगा था उसके अमाइनो ग्रुप के साथ उसकी क्या हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। देन क्या हो रहा है कि उसके बाद ट्रांसलोकेशन हो रही है। ट्रांसलोकेशन में जो ये जो पी साइड पे था, पी साइड वाला ई साइड पे चला गया, और जो ए साइड वाला था वो किधर आ गया, पी साइड पे। अब इसमें कुछ जो है वो इनहिबिटर्स हम देते हैं, जो ड्रग्स हैं वो देते हैं। एक है हमारे पास टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन ने क्या करना होता है, टेट्रासाइक्लिन ने करना होता है कि हमारे पास जो है न्यू वो है क्या कहते हैं, ट्रांसफर आ रहा है उसको आगे बाइंड नहीं होने देना होता है। तो अब जब वो न्यू बाइंड ही नहीं होगा तो प्री मेच्योर टर्मिनेशन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगी, टर्मिनेशन हो जाएगी। फिर एक और हमारे पास ड्रग है जिसको कहते हैं प्यूरोमाइसिन। प्यूरोमाइसिन क्या करता है कि ये जो हमारे पास अमीनो एसिड ट्रांसफर आ रहे हैं उसके साथ लग जाता है, और उसके साथ जब लगता है तो ये हमारे पास क्या करता है कि क्या करता है, उसके साथ लगता है तो यहाँ से इसका बॉन्ड को ख़त्म कर देता है। जब यहाँ से इसका बॉन्ड ख़त्म कर देगा तो क्या होगा कि प्री मेच्योर टर्मिनेशन हो जाएगी। देन एक और हमारे पास ड्रग है क्लोरोफेनिकोल। ये हमारे पास ड्रग है, ये हमारे पास क्या करता है कि पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है उसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। जब वो इनहिबिट हो जाएगा तो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी, अमीनो एसिड जो है वो आपस में लिंक नहीं करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन किस तरह हो रही है, जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स में हमारे पास जो टर्मिनेशन फैक्टर्स है वो कौन से हैं, RF1, RF2 और RF3। इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने जो RF1 है और RF2 है, इन्होंने जो टर्मिनेशन कोडॉन्स है, हमारे पास 3 टर्मिनेशन कोडॉन्स हैं। कौन कौन से हैं, UAA, देन UAG, देन UGA। ये हमारे पास 3 टर्मिनेशन कोडॉन्स हैं। तो RF1 जो है उसने 2 कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज करना है, जो क्या है वो UAA और UAG। इन कोडॉन्स को उसने रिकॉग्नाइज करना है, और जहाँ पे ये कोडॉन्स आ जाएंगे वहाँ पे उसने क्या करना है, जो ये फैक्टर है इसने वहाँ पे टर्मिनेशन करा देनी है। देन हमारे पास आ जाता है RF2। इसने कौन कौन से, इसने भी दो जो टर्मिनेशन कोडॉन्स है उनको रिकॉग्नाइज करना है। वो कौन से हैं, UGA और UAA। 2 हमारे पास हैं
UGA और UAA, इन दो को इसने रिकॉग्नाइज करना और वहाँ पे इसने क्या कराना है, टर्मिनेशन करा देनी है। इसी तरह जो यूकेरियोट्स हैं, यूकेरियोट्स में भी एक हमारे पास एक ही टर्मिनेशन फैक्टर है जो कि क्या है, ERF। इससे क्या कराना होता है कि जो तीनों टर्मिनेशन कोडोन्स हैं उन तीनों को रिकॉग्नाइज करके उसके जो प्रोटीन्स की टर्मिनेशन है उसको कराना होता है। फिर एक और हमारे पास यहाँ पे टर्मिनेशन फैक्टर लिखा हुआ है RF3, और यहाँ पे यूकेरियोट्स में भी लिखा हुआ है कि ERF3। इनका काम क्या होता है, जब टर्मिनेशन हो गई, टर्मिनेशन के बाद इस दोनों ने, इसने यूकेरियोट्स में से जो हमारे पास टर्मिनेशन फैक्टर्स हैं उसको रिलीज करवाना है, और RF3 ने क्या कराना है, प्रोकैरियोट्स में से जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं उसको क्या, टर्मिनेशन फैक्टर्स हैं उसको क्या कराना है, रिमूव कराना है। तो ये इसका काम है। जब ये रिमूव हो जाएंगे तो जो मैसेंजर RNA बना है वो हमारे पास रिसाइकल्ड हो जाएगा, स्मॉलर सब यूनिट रिसाइकल हो जाएगी, लार्जर सब यूनिट रिसाइकल हो जाएगी, और जो हमारे पास जो पेप्टाइड बॉन्ड बनना है वो क्या होगा, पेप्टाइड जो प्रोटीन बनी है वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना के जो आखिरी अमाइनो ट्रांसफर RNA है उसके साथ ब्रेक होके अलग साइटोप्लाज्म में चली जाएगी। टर्मिनेशन भी होगी। देन रेगुलेशन, रेगुलेशन किस तरह होती है, अगर जो हमारे पास एलोंगेशन इनिशिएशन फैक्टर है यूकेरियोट्स में, इनिशिएशन फैक्टर 2, इसकी कर दें हम कोवलेंट मॉडिफिकेशन, मतलब फॉस्फोराइलेशन इसकी कर दें, तो ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव होगा तो हमारे पास बॉडी में प्रोटीन्स की सिंथेसिस को अगर ज़्यादा बन रही है तो क्या होगा, कम कर देगा। देन हमारे पास है फोल्डिंग, कि प्रोटीन की फोल्डिंग किस तरह होती है। प्रोटीन की फोल्डिंग के लिए हमारे पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम चैपरोन्स कहते हैं। वो चैपरोन्स क्या करते हैं, चैपरोन्स जो है वो प्रोटीन की फोल्डिंग में उसको हेल्प आउट करते हैं। देन है प्रोटीन टारगेटिंग, कि एक हमारे पास प्रोटीन बनी, उसका टारगेट क्या है कि उसने सेल के अंदर रहना है, उसने सेल के बाहर रहना है। वो प्रोटीन जिन्होंने सेल के अंदर रहना है वो बनती है हमारे पास साइटोसोल में, मतलब साइटोप्लाज्म में, और वो प्रोटीन जिन्होंने आउटसाइड द सेल मूव करना है, मतलब कि उनका काम है सेल से बाहर, तो वो कहाँ बनेगी, वो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगी। वहाँ से बनेगी, वहाँ से जाएंगी स्मूथ में, स्मूथ से गोल्जी में, गोल्जी में पैक होके वो क्या करेंगी, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी। तो ये था हमारे पास टारगेटिंग के किस तरह प्रोटीन कहाँ बनेगी और वो उसका टारगेट क्या होगा। देन हमारे पास है कि को एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, कि को एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या होती है। को मॉडिफिकेशन वो है जो अगर हमारे पास प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन के बनते बनते कोई भी मॉडिफिकेशन होगी वो उसको हम कहेंगे को मॉडिफिकेशन। और पोस्ट मॉडिफिकेशन वो है कि प्रोटीन पूरी बन गई, उधर से राइबोसोम से डिटैच हो गई, अलग हो गई, साइटोसोल में आ गई, अब उसके ऊपर कौन कौन सी मॉडिफिकेशन होगी, उस मॉडिफिकेशन को कहेंगे हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। फिर इसमें हमारे पास पहले है ट्रिमिंग। अब एक प्रोटीन बनी, वो बहुत ही ज़्यादा लंबी प्रोटीन थी, उसको जो वो थी क्या थी, इनएक्टिव थी, उसको एक्टिव करने के लिए हमारे पास क्या होता है, बॉडी में स्पेशल पेप्टाइडेज एंजाइम है, वो क्या करता है, वो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करके वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स को स्मॉल फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर के उनको क्या करता है, एक्टिव फॉर्म में कर देता है। तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रीमिंग की किस तरह प्रोटीन की कटिंग होती है और वो किस तरह इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आती है। देन आती है हमारे पास कोवलेंट मॉडिफिकेशन, कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जिनकी कोवलेंट मॉडिफिकेशन करके उनको एक्टिव या इनएक्टिव फॉर्म में करना होता है। सबसे पहले है कि फॉस्फोराइलेशन, कि अगर प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन हो किस पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सीरीन, थ्योनीन और टायरोसिन, बेसिकली ये 3 अमीनो एसिड्स हैं, इनके अगर क्या हो गए फॉस्फोराइलेशन हो, अगर फॉस्फोराइलेशन हो करने के लिए हमारे पास काइनेज एंजाइम है, तो वो काइनेज क्या कर देगा, उसको फॉस्फोराइलेट कर देगा, और फॉस्फेटेज एंजाइम है वो उसको क्या कर देगा, डीफॉस्फोराइलेज कर देगा, मतलब उसमें से फॉस्फोरस को रिमूव कर देगा। अब प्रोटीन्स डिफरेंट है, अगर वो उसके साथ फॉस्फोरस लगा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, तो वो कुछ प्रोटीन्स ऐसी होंगी जो एक्टिव होंगी, कुछ जो होंगी वो इनएक्टिव होंगी। तो ये प्रोटीन पे डिपेंड करता है कि वो उसकी फॉस्फोराइलेशन हुई है तो वो एक्टिव होगी या इनएक्टिव होगी। देन आती है हमारे पास ग्लूकोसाइलेशन। ग्लूकोसाइलेशन में ये है कि हमारे पास क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स ने आके प्रोटीन के साथ अटैच हो जाना होता है। इनका बेसिकली काम क्या होता है कि इन्होंने हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बनाना होता है बेसिकली। इसमें अगर एन ग्लाइकोसाइलेशन हो तो वो कहाँ पे होगी, हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और अगर ओ ग्लाइकोसाइलेशन हो तो वो कहाँ पे होगी, हमारे पास गोल्जी अपरेटस में होगी। देन आ जाती है हमारे पास थर्ड मॉडिफिकेशन है, वो है हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन। कि हाइड्रोक्सिलेशन किस तरह होती है। अब
जो हमारे पास लाइसिन है या प्रोलीन है, कोलेजन की सिंथेसिस में वो क्या होती है, हाइड्रोक्सी लाइसिन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन बन जाती है। और वो क्या करती है कि कोवलेंट जो हमारे पास कोलेजन का स्ट्रक्चर है वो उसको क्या करती है, वो स्टेबल करती है। तो हाइड्रोक्सिलेशन मीन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने ऐड होना है, और ये क्या करती है कि हम हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। फिर देन है कि अदर मॉडिफिकेशन, अदर मॉडिफिकेशन में हमारे पास क्या बनता है कि कार्बोक्साइल ग्लूटामेट बनता है। ये हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास ग्लूटामाइन होता है वो हमारे पास विटामिन के डिपेंडेंट का मॉडिफिकेशन से गुजरता है, तो ये हमारे पास ग्लूटामाइन के साथ लग जाता है, तो गैमा कार्बोक्साइल ग्लूटामाइन बन जाता है। फिर इसी तरह बायोटीन है, बायोटीन की मॉडिफिकेशन होती है, वो उससे क्या होता है कि बायोटीन डिपेंडेंट का काइनेज एंजाइम वगैरह आके लगते हैं, तो उससे बायोटीन की मॉडिफिकेशन हो जाती है। ये थी हमारे पास कोलन मॉडिफिकेशन। देन आती है कि प्रोटीन डिग्रेडेशन, कि अब कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो हमारे पास बन गई, और वो प्रोटीन्स बन तो गई लेकिन उनकी जो फोल्डिंग है वो सही तरह नहीं हुई, या कुछ ऐसी प्रोटीन्स थी जिनका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं था वो बन गई, तो वो क्या होंगी, वो प्रोटीन्स जो हैं वो डिग्रेड हो जाएंगी, वो हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाएंगी। तो उस प्रोसेस को कहते हैं प्रोटीन डिग्रेडेशन, कि वो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोटीन्स बनी थी और वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये था हमारे पास लेक्चर। एक दफ़ा इस डायग्राम को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इनिशिएशन हो रही है कि किस तरह हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट था राइबोसोम्स का, उसके ऊपर आके हमारे पास उसने इनिशिएशन कोडोन को रिकॉग्नाइज किया, ऊपर आके ट्रांसफर आरएनए लगा। देन उस ट्रांसफर आरएनए के ऊपर आके हमारे पास क्या हुआ कि लार्जर सब यूनिट लगा। लार्जर सब यूनिट में पी साइड जो है वो हमारे पास ट्रांसफर आरएनए की ट्रांसफर आरएनए जो है वो हमारे पास पी साइड पे आके लगेगा। देन इधर हमने पढ़ा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग जो है वो हमारे पास इस इनिशिएशन को इनहिबिट कर देगा। देन क्या था कि हमारे पास इलोंगेशन के चेन की इलोंगेशन किस तरह होगी कि जब लार्जेस्ट सब यूनिट लगे एक और ट्रांसफर आरएनए आके लगेगा, वो क्या करेगा, वो जब लगेगा तो चेन इलोंगेट होगी, फिर पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज आएगा, वो क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड को शिफ्ट कराएगा। फिर क्या होगा, जब शिफ्ट हो जाएगा और पहले ट्रांसफर आरएनए से इसका बॉन्ड खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा, ट्रांसलोकेशन होगी। ट्रांसलोकेशन में एक इधर ड्रग है एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन क्या करती है कि हमारे पास यहाँ से इसको इनहिबिट कर देती है और इसको आगे ट्रांसलोकेशन की तरफ नहीं जाने देती, कि इस यहाँ से क्या होता है कि इसको जो ये बॉन्ड है, अगर ये जो अमाइनो एसिड जो ट्रांसफर आरएनए है वो ए साइड पे है तो उसको ए साइड पे रखेगी, आगे पी साइड पे नहीं मूव करने देगी, और पी वाले को ई साइड पे मूव नहीं करने देगी। ये ड्रग जो है वो इधर से इनहिबिट कर देती है। देन जब ट्रांसलोकेशन होगी, फिर इसी तरह ये स्टेप दोबारा बार बार होता रहेगा, और जहाँ से क्या होगा कि एक प्रोटीन की पूरी चेन बनती रहेगी। जैसे मैथ्यूनिन, प्रोलिन, लाइसिन और अर्जिनिन की एक चेन बन गई। जब ये चेन बन जाएगी और टर्मिनेशन कोडोन आ जाएगा, जब टर्मिनेशन कोडोन आ जाएगा तो यहाँ से जब ये अर्जिनिन जो अटैच थी लास्ट वाले ट्रांसफर आरएनए के साथ, यहाँ से इसका क्या होगा कि बॉन्ड टूटेगा, और ये जो है वो जो प्रोटीन हमारे पास बनी है ये क्या होगी, फ्री हो जाएगी, राइबोसोम्स फ्री हो जाएंगे, और ये लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट, ये मैसेंजर आरएनए, ये क्या हो जाएंगे, रिसाइकल हो जाएंगे, दोबारा यूज़ में आ जाएंगे। तो ये था हमारे पास ट्रांसलेशन किस तरह हो रही है। तो इस पूरे लेक्चर में अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ जवाब दूंगा। थैंक यू।